Children, now we are going to start the next topic, that is AC circuits. इससे पहले आपने पढ़ा है AC क्या होता है, AC की कितनी वैल्यू होती है, उसका मीन वैल्यू कितनी है, RMS वैल्यू कितनी है। जब आपने AC को रिप्रेजेंट किया था तो आपने लिखा था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। फिर आपने मीन वैल्यू ली थी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, I मीन और I एवरेज इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर वोल्टेज, दिस इज फॉर करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस इज फॉर ऑल्टरनेटिंग EMF, E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज E एवरेज और E मीन इज इक्वल टू 0 for one complete cycle. Then finally we have taken the value of I and E, that is IRMS, which is called virtual value also, I naught by under root 2, and here ERMS is equal to E naught by under root 2, and it is 70.7% of E naught, it is 70.7% of I naught. These all things we have discussed earlier. यहाँ तक हम पहुँच गए थे बच्चों। अब हमारे पास पीक वैल्यू भी है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी है, हमारे पास RMS वैल्यू भी है फॉर वोल्टेज एज वेल एज फॉर करंट, राइट। वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। इसमें एक चीज और आपको बताते हैं जिसे कहते हैं फेजर, एक टर्म आएगी इसमें फेजर। बेसिकली वोल्टेज E एंड I बोथ आर स्केलर्स इन DC। स्टडी करंट में दोनों स्केलर हैं। जब आप EMF लेते हैं, जब आप करंट लेते हैं तो दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, वहां वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। लेकिन जब हम AC में जाते हैं तो AC में दोनों वेक्टर बन जाते हैं, बोथ आर वेक्टर्स। और जब वेक्टर्स बन जाते हैं तो बेसिकली इनको हम फेजर्स कहते हैं, फेजर्स, दीज आर कॉल्ड फेजर्स। बिकॉज अगर वेक्टर्स होते तो AC DC में सब जगह वेक्टर्स लेते, लेकिन जब AC में वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं और DC में स्केलर है तो हमने इनको नया नाम दिया, उनको फेजर्स कहते हैं। However, these are the vectors. In AC, these are the vectors. We can implement all the rules of vectors in case of alternating EMF and alternating current, ठीक है। The diagram which is used, the vector diagram which we are going to make, that is called phasor diagram. उसको आप क्या कहेंगे? phasor diagram कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब हम इसमें ले रहे हैं AC सर्किट्स। AC सर्किट्स में सबसे पहला सर्किट आता है आपका कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसा सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है कंटेनिंग R ओनली। दिस इज सर्किट इन विच R इज देयर। तो क्या सर्किट का डायग्राम बनेगा? देखिए बच्चों, ये कोई सर्किट है जिसमें हमने यहाँ R लिया है। R मीन्स रेजिस्टेंस। R मीन्स, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है इसमें रजिस्टर। रजिस्टर इज ए डिवाइस, इज ए वायर, इज ए कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इट्स वैल्यू और इट्स प्रॉपर्टी। जो उसकी प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं कितनी वैल्यू का रजिस्टर है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। एंड वी हैव कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, and it is represented by E is equal to E naught sin omega t, and we have to find the current in the circuits. इस सर्किट के अंदर हमें करंट फाइंड करना है in such circuits in which we have a resistor connected across the AC source. Then what will be the value of current? We have to find it. So let R is resistance connected across the alternating source of EMF or source of alternating EMF, okay, alternating EMF फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें आप कैसे निकालेंगे करंट का? एक ही तरीका है निकालने का, इसमें एक ही मेथड होता है। कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो AC DC पे लगते हैं, जैसे ओम्स लॉ का आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस के केस में, जैसे आपके किरचॉफ्स लॉ है वो दोनों के लिए वैलिड होता है। तो ये कुछ किरचॉफ्स लॉ किस पर बेस्ड है? ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फंडामेंटल लॉ, यू कैन अप्लाई एनीवेयर, इट शुड बी फॉलोड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपका फंडामेंटल लॉ है, इसको भी हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसमें किरचॉफ सेकंड लॉ जिस पर बेस्ड है। तो इस तरह से लॉज लेंगे, जो DC में कुछ लॉ पढ़े थे उनको हम अप्लाई करेंगे। और इस केस के लिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा था इसमें, तो ओम्स लॉ में अगर हम इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें, कितना करंट आना चाहिए? I इज इक्वल टू E अपॉन R आना चाहिए। ये होता है ना, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। और यहां से आप बच्चों E की वैल्यू रख दीजिए, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और I is equal to, let me write this term I naught sin omega t, where I naught is
वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। आई नॉट को किसकी जगह रख दिया हमने, ई नॉट अपॉन आर। व्हाट इज आई नॉट? इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट विच इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जब हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से को उससे डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट करंट। करंट की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस कैन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अब इनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो चीजें आपको मिली है इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन कौन सी है? 3 है। इट इज एविडेंट दैट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों के दोनों सेम फेज में है। अब ये फेज का मतलब क्या हुआ? सेम फेज का मतलब ये हुआ बच्चों, ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी कितना है? साइन ओमेगा टी है। तो ये भी फंक्शन है साइन का, थीटा का, ये भी फंक्शन है, साइन फंक्शन हो गया जो टी पर वेरी करता है, ये भी साइन फंक्शन की तरह वेरी करेगा। तो जिस टाइम इंटरवल पर वोल्टेज जीरो या मैक्सिमम होगा, एट द सेम टाइम इंटरवल द करंट विल ऑल्सो बी जीरो और मैक्सिमम। अगर वोल्टेज जीरो है, कोरस्पॉन्डिंग टाइम पर करंट भी जीरो होगा। इफ वोल्टेज इज मैक्सिमम ऑन द सेम कोरस्पॉन्डिंग टाइम, द करंट विल आल्सो बी मैक्सिमम। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इन द सेम फेज। सेम फेज में होते हैं। नाउ यू कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब चिल्ड्रन हम इसका फेजर डायग्राम बना रहे हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है? देखिए अभी हमने बताया फेजर डायग्राम क्या होता है। बेसिकली इट इज अ वेक्टर डायग्राम बट इन एसी, राइट? तो हम इसको वेक्टर डायग्राम भी कह सकते थे, लेकिन ये since these are only vectors in AC, that's why we give the name that is phasor. So phasor diagram ये है बच्चों। थोड़ा सा मैथमेटिकली डायग्राम बनाते हैं। देखो ये वैल्यू अगर आपने E नॉट ले ली, सपोज दिस इज O एंड दिस इज A एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी। ये एंगल आपने ओमेगा टी ले लिया। तो अब इसका क्या कंपोनेंट बनेगा? हमें E नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए। बताओ E नॉट के कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2 बनेंगे कि नहीं? एक कंपोनेंट तो कौन सा होगा? एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और दूसरा क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? रिजॉल्व कर दीजिए वेक्टर लगा के, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ई की जगह क्या है? ई नॉट है। अब देखो यहां से इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये बी पॉइंट लेते हैं और ये जो बी पॉइंट पर है ये क्या रिप्रेजेंट होता है? ई होता है यहाँ पर। और ये जो ओ बी है, व्हाट इज दिस ओ बी? दिस इज ई नॉट, दिस इज ई एंड दिस इज ई नॉट। ये ई नॉट है बच्चों, एंड दिस ई इज इक्वल टू E naught sin omega t, isn't it? This value is the component of E naught in vertical direction. That's why you're along the perpendicular to this angle theta. So this is E naught sin omega t and this is E naught. So we have derived, we have interpreted it in terms of this expression. ये बढ़िया बच्चों, ठीक है, ये बढ़िया। यहाँ से देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। So this is E naught sin omega t. What about I? I को आप कैसे लिखेंगे? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली आर को पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर और कोई भी रेजिस्टेंस होगा ग्रेटर देन 1, देन आई नॉट विल बी लेस देन ई नॉट. If you have some resistance in the circuit, and since 1 ohm is a very small resistor, and if you have a resistor more than 1, then I naught is equal to E naught upon R. Under that condition, suppose this is I naught. अगर यहाँ तक आपने E naught लिया है तो यहाँ तक आपने क्या ले लिया? I naught ले लिया. ये कौन से वाला पॉइंट हो गया? C पॉइंट हो गया सपोज. अब यहाँ से मिलाइए, ये मिलाइए, ये बन गया D पॉइंट. तो ये तो हुआ आपका कौन से वाला? E हो गया. और यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ये बन गया है बच्चों. दिस इज, देखो ये बन गया I नॉट, और ये क्या बन गया इसका? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. साइन कंपोनेंट बन गया. सो दिस टर्म, दिस वैल्यू OD रिप्रेजेंट्स I नॉट साइन ओमेगा टी, and this value OB represents E naught sin omega t. And what about this OA? E naught. And what about this OC? That is equal to I naught. So this is called phasor diagram. इसको क्या कहते हैं? phasor diagram कहते हैं बच्चों. और for the sake of convenience इसको एक तरीका और भी है बनाने का, स्पेशली अगर आप इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं बनाते हो तो डायरेक्टली सेम फेज का मतलब हो गया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, whether they are zero at any time, where they are maximum at any time. तो अगर उनको हम एक फेजर, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो इस केस में हम लिख सकते हैं दिस इज ई आर एंड दिस इज आई. देखो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और नॉट.
ER, ये क्या हो गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड दिस इज करंट. So both are in the same direction. So it can also represent that both are in same phase. रियल डायग्राम तो ये है, ये सही डायग्राम हो गया बच्चों. अब ER कौन सा ले सकते हैं? E नोट भी ले सकते हैं, I नोट भी हो सकता है, E नोट I नोट, E और I भी ले सकते हैं. R हमने रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज इट इज द ऑल्टरनेटिंग EMF connected across the resistance only. So in this circuit the current and voltage both are in the same phase. दोनों की डायरेक्शन सेम होती है किसी भी टाइम t पर. ये वो मैकेनिक्स वाली डायरेक्शन नहीं कि बिल्कुल एक डायरेक्शन में ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, ये तो एक वेव की तरह ट्रेवल करते हैं. तो जिस डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज होगा उसी डायरेक्शन में उसी इंस्टेंट पर करंट होगा. दैट इज कॉल्ड बोथ आर इन सेम फेज. अब हम इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं बच्चों. वी कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली आल्सो. अब ग्राफ से कैसे दिखाएंगे? देखो पहले हम वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं. इधर आप लोगे E एंड I, यहाँ दोनों बनाते हैं. देखो बच्चों तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? मान लीजिए ये तो E के लिए हो गया बच्चों. दिस इज ओमेगा टी और ये वैल्यू आपकी E नॉट आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई. ठीक है. अब ये तो E का ग्राफ हो गया. दिस इज द ग्राफ फॉर E. ये बनाते हैं आप. ये सब बच्चे समझते हैं कैसे होगा. ऑब्वियसली यहाँ पाई होगा और यहाँ कितना होगा 2 पाई होगा. फेज के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में लेंगे तो T/2 और कैपिटल T आ जाएगा. अब करंट का ग्राफ क्या बनेगा? वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर कोरस्पॉन्डिंग करंट एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I नॉट sin ओमेगा t. सो द ग्राफ ऑफ करंट इज दिस वन. करंट का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, ये वाला ग्राफ होगा बच्चों. देखो ये ग्राफ करंट के लिए हो गया, ये वोल्टेज के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए हो गया? करंट के लिए हो गया. अब रीजन क्या है? देखो यहाँ पर दोनों का पीक एक टाइम पर मैक्सिमम है, दोनों की पीक वैल्यू इसी टाइम इंटरवल पर आती है. फिर दोनों जीरो साइमल्टेनियसली एट दिस पॉइंट, फिर दोनों 2 पाई एट दिस पॉइंट, फिर मैक्सिमम अदर साइड. तो ये कहलाएगा बोथ आर ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली और देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. So in this scenario you can say this is voltage alternating voltage, this is alternating current. Alternating voltage and alternating current both are in same phase. किसी भी टाइम पे देख लो आप, यहाँ से स्टार्ट करके और लास्ट तक देखते चले जाइए, आपको बिल्कुल दोनों की डायरेक्शन सेम मिलेगी. सेम डायरेक्शन का मतलब बताओ, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है दोनों की. यहाँ पर दोनों कैसे हैं? मैक्सिमम है. फिर उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो ये भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा. फिर ये इंक्रीज करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी इंक्रीज करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन. फिर ये मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम है ये सेम टाइम पर. सो बोथ बिकम जीरो एट सेम टाइम, बोथ बिकम मैक्सिमम एट सेम टाइम. दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड इन सेम फेज. सेम फेज में कहलाएगा बच्चों. और देखिए दोनों बातें समझा रहे हैं. ये I नॉट और E नॉट का फेज है. तो देखिए इसमें दो चीजों को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं. E नॉट का जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहे हैं? I नॉट से कर रहे हैं. और E का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? I से कर रहे हैं. ये भी कर रहे हैं E का कंपैरिजन I से. आप कैसे कर रहे हो? अगर E नॉट लेते हैं तो देखो ये E नॉट है और ये क्या है? I नॉट है. बोलो दोनों के डायरेक्शन सेम है कि नहीं? ये आपका E नॉट और ये कौन सा हो गया? I नॉट हो गया. ऐसे ही यहाँ भी देखो ये क्या है? आपका E है और ये क्या है? I है. Are these two not in the same direction? Of course both are in the same direction. हमने आप ऐसे दिखाया था करंट, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ये लो बच्चों, ये भी दिखा सकते हैं, ये भी तो सेम बात होगी. इट इज सेम. लेकिन वेक्टर डायग्राम में अगर इसका I का अलग वेक्टर बनाना चाहते हो तो आप I ऐसे बना दीजिए. ये I को रिप्रेजेंट करेगा, E को रिप्रेजेंट करेगा. ये I नोट भी हो सकता है, E नोट भी हो सकता है. तो हम इसको यहाँ R लिख देते हैं. अगर मैक्सिमम वैल्यू भी लेते हैं, पीक वैल्यू भी, तो इसको R लिख देते हैं. वोल्टेज अक्रॉस R एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस करंट. ये बच्चों इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. बताइए इतनी बात समझ आएगी नहीं बच्चों? तो इसमें E एंड I बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. E नोट and I नोट both are in the same direction. This equation, this graph corresponds to this equation and this graph corresponds to this equation, and this is the graphical method. So the conclusion is we are just explaining the result in 4 different ways. जो आपने इसी सर्किट में रिजल्ट आया, करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन आया, उसको 4 अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट इज मैथमेटिकल इक्वेशन विल से वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t and current I is equal to I naught sin omega t. This is first way to explain. Second way, on the basis of these two omega t and omega t, we can say both alternating voltage and alternating current are in same phase. It is second way to explain or to interpret it. Third way is to draw the phasor diagram. This is another way, third method to represent the phasor diagram. And the last one is the graphically you can also represent it. Both are in same phase, so same result we have explained in 4 different ways. First in the form of equations, second in the form of language, third in the form of phasor diagram, and fourth in the form of graph.
ठीक है, ये तरीका होगा बच्चों। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट विद ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन केस ऑफ अ रेजिस्टेंस ओनली। एक तो ये होगा बच्चों कंप्लीट। दिस इज द फर्स्ट सर्किट। नाउ वी कम टू सेकंड सर्किट। अब हम इसमें सेकंड सर्किट ले रहे हैं। सेकंड सर्किट क्या हो सकता है? देखिए बेसिकली वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। फर्स्ट इज रेजिस्टर, सेकंड इज कैपेसिटर। फर्स्ट आपने लिया था रेजिस्टर, सेकंड वन इज इंडक्टर एंड थर्ड वन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इट्स प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस, इट्स प्रॉपर्टी इज इंडक्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस। ठीक है, ये डिवाइसेज है और ये इनकी प्रॉपर्टी है, मतलब इनकी वैल्यूज होती है, कितनी वैल्यू की है। अब हमने पहले सर्किट में तो लिया था जिसमें कंटेनिंग आर ओनली है। कम टू सर्किट नंबर सेकंड। यही सर्किट में अगर हम केवल प्योर इंडक्टर ले लें तब क्या होगा? इंस्टेड ऑफ एल, और वी नो द सिंबल ऑफ एल। एल का सिंबल आप जानते हैं, दिस इज एन इंडक्टर। ये एल का सिंबल है, इस तरह से आप एल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये एल हो गया है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑफ कोर्स सेम इक्वेशन, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये बनेगा बच्चों। ओके, इस सर्किट में करंट कैसे बिहेव करेगा? हाउ द करंट विल बिहेव इन दिस सर्किट। ठीक है, करंट का किस तरह से वेरिएशन होगा? जैसे वोल्टेज का वेरिएशन है टाइम के साथ, ऐसे ही करंट का टाइम के साथ कैसे वेरिएशन लेंगे, कितनी वैल्यू होगी, ये सारी चीजें इसमें हम निकालेंगे। तो L क्या है इसमें बच्चों? लेट L इज प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टर मान लीजिए। और प्योर इंडक्टर का मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कैसा है? जीरो है, नेग्लिजिबल है। हाउ इट इज मेड ऑफ अ वायर, किसी वायर से बना होगा, वायर का कोई रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन उसको हमने इतना कम रेजिस्टेंस माना कि वो कैसा है? नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट इज अ प्योर इंडक्टर एंड इट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स व्हिच इज द अप्लाइड सोर्स अक्रॉस दिस इंडक्टर। ओके, अब इसमें हम कैसे करंट निकालें? हाउ टू फाइंड करंट? अब देखिए करंट के लिए क्या हो सकता है कि आप जानते हैं, सिंस करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड वी हैव रेड दैट इफ करंट इन अ कॉइल इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। और जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और वो कितना होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो आपने पढ़ा है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी इंडक्टर में, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर डी आई बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एंड सिंस इन केस ऑफ एसी alternating voltage is in the form of AC voltage, so the current will also be changing. और जब करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने से द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल चेंज, इनसाइड दिस इंडक्टर विल चेंज, द मैग्नेटिक फ्लक्स of this inductor will change and EMF will be induced, and this EMF induced will be given by minus L di by dt। ये EMF induced हो जाएगा और ये ऑल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन है। अब बच्चों इसमें देखिए दोनों को कैसे अप्लाई करें। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा जो अप्लाइड वोल्टेज है ये इसका माइनस टाइम्स इसके इक्वल रख दीजिए, सिंस देयर इज नो रेजिस्टर इन इट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? किरचॉफ लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या पढ़ के आए थे? किरचॉफ लॉ पढ़ के आए थे किसी भी क्लोज लूप में सिग्मा डेल्टा वी क्या होता है? जीरो होता है। अब सिग्मा डेल्टा वी देखो इसमें क्या क्या है, ये तो अप्लाइड सोर्स हो गया ई, ओके, और ये इसमें कौन सा हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया जो इसका अपोज कर रहा है। कितना हो गया? ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। एंड इज देयर एनी रेजिस्टर इन द सर्किट? नो, कोई सर्किट इसमें है नहीं। तो जब आप इधर से चलेंगे तो केवल दो ही कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस इसमें होगा नहीं। इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ दोनों का आपने सम लिया, चेंज इन वोल्टेज, और किसके इक्वल कर दिया? जीरो के इक्वल कर दिया। तो दोनों मेथड ले सकते हो, या तो ये कह सकते हो मैथमेटिकली E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या आप कह सकते हैं E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो हम उस इक्वेशन को ले रहे हैं बच्चों, नाउ E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, और डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू E अपॉन एल, एंड E कैन बी रिटन एज E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल। इट इज इक्वेशन नंबर 2। This is equation number 2, or let me change write like this, E naught upon L sin omega t dt। it is equation number 2। ये इक्वेशन समझ आई कैसे है? ये तो अप्लाइड वोल्टेज हो गया E, इसके क्रॉस कितना डेवलप हुआ? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सिग्मा डेल्टा वी कौन से वाला लॉ है? कौन से वाला लॉ है जिसको हम किरचॉफ लॉ में ये भी पढ़ते हैं, और सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी तो पढ़ते हैं ना। तो सिग्मा आई आर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, बिकॉज देयर इज नो रजिस्टर इन द सर्किट। तो ये जीरो, तो ये वाली तो जीरो होगी वैल्यू। What is सिग्मा ई? सिग्मा ई कितना हो जाएगा? E माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये अपोज करने वाला, किसी भी टाइम पर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोज करने वाली होगी जो अप्लाइड है। तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी आपने जीरो रख दिया और उसको सॉल्व कर दिया बच्चों। चलिए, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द करंट।
Since you have di, so how to find the current? You have to integrate equation 2. Integrating above equation second. How to integrate it? Di. This is E naught by L sin ओमेगा टी dt. ये आपने इंटीग्रेट, जनरल इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एक साइकिल के लिए, आधे साइकिल के लिए, एवरेज ले रहे हैं पूरे साइकिल्स पे, सभी पर आप ले रहे हैं, तो इसको हम कितनी वैल्यू आएगी, देखिए ये वैल्यू तो आ जाएगी आई। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है? आई होता है, जनरल टर्म हो गया। और ये ई नॉट बाई एल सेम है। साइन ओमेगा टी बताओ क्या बताया था हमने? कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये वैल्यू इसमें आ जाएगी बच्चों। एंड आई कैन राइट इट एज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, and this is minus cos omega t. It can be converted into sine. I am going to convert it into sine. Why? Because we have to compare the value expression for current with the expression of voltage. And since we have taken expression of voltage in terms of sine omega t, so we have to convert it in terms of sine so that we can compare these two. हम दोनों को यहाँ compare कर सकें, ये हमने बताना था। तो अगर हम इसको लिख दें, it is omega t plus pi by 2. Can we write it as or not? Let us see. जरा देखते हैं कि हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, इसमें ये वोल्टेज और करंट है, तो ये तो 90 प्लस थीटा हो गया। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये तो माइनस आ रखा है। अगर माइनस आ रखा है तो हम क्या करें, यहाँ पर माइनस साइन ले, ये ले लो माइनस साइन। अब इस माइनस साइन से क्या होगा? माइनस साइन से आप माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये बच्चों इस तरह देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन लगाया आपने, साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कितना बच्चों? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से माइनस कॉमन लो, अगर हम थीटा माइनस पाई बाई 2 ले ले तो यहां से माइनस कॉमन लो तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस। तो ऐसे लिख सकते हो आप। So this is equation number 1 and this is equation number 3. It is for alternating EMF and it is for alternating current. This equation is alternating current. किसमें? In pure inductor. तो इस इंडक्टर में कितना करंट होगा? It is given by this I. इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिला वो हमने पहले अप्लाई किया था। तो ये तो हमने अप्लाई किया था और ये हमें करंट मिला। अब हम इन दोनों को फिर वही काम करेंगे, इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। देखिए कैसे इन रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर कौन से लेंगे? अच्छा, इसमें ये चेंज और कर देते हैं। लेट मी राइट इट इन दिस वे, I is equal to E naught अपॉन ये ओमेगा एल। व्हाट इज द रोल ऑफ ओमेगा एल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले सर्किट में आया था आपका E is equal to E naught साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू आई है E naught अपॉन R साइन ओमेगा टी, और इसको हमने क्या लिखा? I naught लिखा साइन ओमेगा। व्हाट इज रोल ऑफ R? R का वही रोल है क्या? करंट के फ्लो का क्या करना? अपोज करना। जब डिनोमिनेटर में होगा R जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। जरा देखिए यहाँ भी इसका रोल क्या? ओमेगा एल का रोल क्या है? ओमेगा एल का रोल है आई का अपोज करना। ओमेगा इंटू एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या है? इंडक्टेंस। द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एल, दिस इज अ फैक्टर व्हिच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर। ओमेगा एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट कम होगा एंड वाइस वर्स। तो आई कैन राइट इट एक्स एल। इट इज ए नई क्वांटिटी, इसको हम लिख रहे हैं। इट इज ए न्यू क्वांटिटी व्हिच आई एम राइटिंग लाइक दिस, एंड दिस E naught upon XL, and this XL is where XL is equal to omega L, and omega you know that it is 2 pi mu L. It is equation number 5, and now you can write, so I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2, where I naught is equal to E naught by XL, E naught by XL। ये I naught की वैल्यू होगी E naught by XL, और ये रिजल्ट आ गया। अब XL का नाम रखना पड़ेगा बच्चों। ये XL का काम तो समझ आ गया, और इसका नाम भी काम को देख के रख लीजिए। जैसे रेजिस्टेंस का काम था, उसमें तो प्योर रेजिस्टेंस आया था। रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये यहां तो रेजिस्टेंस अपोज करता है, हियर प्योर इंडक्टेंस ओनली, नॉट जस्ट अपोजिंग द करंट। इसमें केवल एल अपोज नहीं कर रहा है, द फैक्टर ओमेगा इनटू एल इज अपोजिंग। एल के साथ साथ ओमेगा भी है, और इसको अपोज करना कहते हैं। अपोज करना मींस क्या करना? रिएक्ट करना। अपोज करना मींस रिएक्ट। और जितने भी डिवाइसेज हैं, बताओ आर को क्या कहा आपने? रेजिस्टेंस। एल को क्या कह रहे हैं? कैपेसिटेंस। और इसमें भी अपोज करने वाला क्या है? इंडक्टर। तो इंडक्टेंस तो अपोज नहीं कर रहा है,
इंडक्टेंस अपोज कर रहा तो वैल्यू कितनी आती है, एल आती। इसमें तो ओमेगा इंटू एल अपोज कर रहा है तो इसका नाम रखा जाएगा बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्ट मींस अपोज करना, रिएक्टेंस प्रॉपर्टी टू अपोज, इंडक्टिव मींस बाय द इंडक्टर, so it is the opposition given by the inductor, okay, and that is called inductive reactance. So name of this XL is inductive reactance and function of this XL is to oppose the flow of current in AC circuit. इसके करंट का अपोज करना या चेंज का अपोज करना, ये काम XL का हो गया। और ये अब फाइनल इक्वेशन आ गई। Now you can compare equation number 6 with equation number 1. From equation 1 and 6, from equations 1 and 6, it is evident that अब देखिए बच्चों, क्या दोनों सेम फेज में नहीं है, क्या दोस्ती अभी चल रही है, नहीं टूट गई है। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 इसमें से कम हो गई है वैल्यू। एविडेंट दैट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई 2, फेज एंगल पाई बाई 2, और यू कैन से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स ऑल्टरनेटिंग करंट बाई फेज एंगल पाई बाई 2, और मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज लीड्स मैक्सिमम वैल्यू करंट बाई पाई बाई 2। ये तो ये कह दीजिए कि करंट पाई बाई 2 पीछे है, या कह दीजिए वोल्टेज पाई बाई 2 आगे है। अभी हम बताते हैं आगे और पीछे का खेल क्या है। ये पहले भी हमने बताया था, जब दोनों का साइमल्टेनियसली अगर ग्राफ बनाया था आपने, देखो जब ये ग्राफ बनाते हो, ये ग्राफ किसका है, ई का है। अगर ये ई का ग्राफ लेते हो और अगर हम इसी ग्राफ को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से अगर इस तरह से स्टार्ट करें तो देखिए यहां पर वोल्टेज तो हो गया मैक्सिमम और करंट की वैल्यू कैसी है, 0 है। अगर ये डॉटेड वाला करंट दिखाते हैं तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम होता है, करंट कैसा है, 0 है। और कितना डिफरेंस है, ये 1/4 साइकिल का। कितने टाइम का डिफरेंस है, t/4 का। और कितने फेज का डिफरेंस है, π/2 का। तो यहां से यहां तक फिर डिफरेंस कितना आता है, π/2। यहां से यहां तक कितना होता है, पाई। फिर यहां तक कितना आता है, 3π/2। और यहां से यहां तक कितना होता है, 2π होता है, 2π होता है। तो ये फेज डिफरेंस की बात हुई बच्चों। तो यहां दोनों में फेज डिफरेंस है। तो सबसे पहले अब आप बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अब देखिए फेजर डायग्राम क्या होगा। वोल्टेज का डायग्राम तो सेम है, सभी सर्किट्स में वही रहेगा। ये ई नॉट होगा, ये ई होगा, ये ओ पॉइंट ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू, ओ बी जो वैल्यू होगी, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और ये एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी एंगल होगा। ये ओमेगा टी हो गया, ये ई नॉट है, और ये ई की वैल्यू होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई को कैसे बनाओगे, -π/2, यानी कि आई की वैल्यू इससे पीछे है। तो अगर फेजर डायग्राम यहां से बनाएंगे तो यहां से बच्चों इस तरह से बनेगा, एंड दिस एंगल विल बी π/2, एंड नाउ दिस इज I नॉट, एंड I मस्ट राइट इट लाइक दिस, एंड दिस इक्वेशन विल गिव यू, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, एंड दिस OD इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी π/2, मीन्स ये वाली एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन ये बनेगा आई के लिए। तो आई का ग्राफ क्या हो गया, ओमेगा टी तो इधर है। अगर प्लस होता ओमेगा टी से प्लस π/2 होता, हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये जो क्लॉकवाइज एंगल है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो इससे ओमेगा टी से π/2 नीचे की तरफ एंगल बना दीजिए, और ये क्या क्या माना जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट, किसके लिए, फॉर प्योर इंडक्टर। और इसका सिंपल तरीका भी हमने सिखाया। अगर आप इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका ये है बच्चों, ये तो मान लीजिए आई, और ये मान लीजिए ई, और ये क्या हो गया, एल, और एंगल कितना हो गया, π/2। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर दो रिप्रेजेंट, ये सिंपल तरीका हुआ, सेंस वही है। ये भी वेक्टर डायग्राम है। देखो ये करंट है, इफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन एट एनी टाइम, देन वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन एट एंगल π/2 एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पर वोल्टेज करंट को π/2 क्या करेगा, लीड करेगा। तो बच्चों ये डायग्राम तो बनाया हमने किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही बनाया। जनरली मैथमेटिक्स वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं, दे फील कंफर्टेबल इन दिस डायग्राम, दे कैन ड्रॉ इट। लेकिन जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो बायो स्टूडेंट्स हैं, वो इनसे भी काम चला सकते हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स वाले भी ये लिख सकते हैं, साइंस इसकी भी यही है। तो ये सिंपल तरीका हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड मींस इन टर्म्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस के फॉर्म में हो गया। ये भी उतना ही सही है, ये भी उतना ही सही है। अब बच्चों ग्राफ बनाना इसका देखिए, जैसे ग्राफ अभी हमने बना के दिखाया,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा वोल्टेज का, जैसे अभी हमने बताया ये तो ग्राफ किसका है? वोल्टेज का है। और करंट का जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, ये आएगा करंट का ग्राफ। दिस इज फॉर वोल्टेज एंड दिस इज फॉर करंट। करंट ये बनेगा, ये आई नॉट, ये 0 और ये कितना बन गया? ई नॉट, और ये कितना हो गया? आई नॉट हो गया, आई नॉट हो गया। तो ये तो हो गया किसके लिए? वोल्टेज के लिए। और ये वाला किसके लिए हो गया? करंट के। तो देखिए दोनों जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है तो करंट उसके बाद मैक्सिमम होता है। और कितना फेज एंगल का डिफरेंस लेके आ रहा है? π/2 का आ रहा है। तो इस बात को 3 तरीके से समझा सकते हो। फेज का डिफरेंस कितना है? π/2 का। टाइम का डिफरेंस कितना है? t/4 का, 1/4 ऑफ साइकिल है। और वैसे साइकिल के टर्म्स में कितने का डिफरेंस है? 1/4 साइकिल का। देखो यहां से यहां तक की साइकिल कितनी मानते हैं? 1/4। फिर कितना हो गया? हाफ। फिर कितना हो गया यहां तक? 3/4। और यहां से यहां तक कितनी होगी? पूरी 1 साइकिल होगी। तो साइकिल का डिफरेंस है वो वोल्टेज करंट में 1/4 का। टाइम का डिफरेंस है t/4 का। फेज का डिफरेंस है π/2 का। और कौन आगे कौन पीछे है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, यानी कि वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम अर्लियर देन करंट बिकम्स मैक्सिमम। और कितने डिफरेंस पर? एट द टाइम इंटरवल ऑफ t/4, where t is the time period, capital T is the time period. So this is a way to represent the phasor diagram, graphical representation, mathematical equations, and in terms of language. And we have found one new term, that is Excel, whose name is inductive reactance. ठीक है, और इसका नाम इसके काम को देख के रखा जाता है। फिजिक्स में कोई भी कंपोनेंट है उसका काम देख करके नाम उस पर रखा है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्ट करना, करंट का अपोज करना। रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना भी क्या हो गया? अपोज करना हो गया। तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एक तरह से सिनोनियम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस तो रेजिस्टर अपोज करता है, रिएक्टेंस को दूसरा कंपोनेंट अपोज कर सकता है। नाम क्या रख दिया? सर एक्स। रिप्रेजेंट सिंबल क्या रखा? एक्स। और कौन अपोज कर रहा है इसमें? इंडक्टर। दैट्स व्हाई इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस and its value is 2π nu L or omega into L. So this is a way to explain the AC circuit which contains inductor only. जिसमें प्योर इंडक्टर होता है किसी भी एसी सर्किट में, उसको आप इस तरीके से वोल्टेज और करंट के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। ठीक है, और अगेन वी हैव हाउ मेनी मेथड्स? 4 मेथड्स। फर्स्ट इज in terms of equation number 1, equation number 6. Second in terms of language. Third in terms of phasor diagram. And fourth in terms of graphical diagram or graphical representation बच्चों. So this is about the current, variation of current in the circuit containing pure inductor only. चलिए बच्चों, next will continue in the next turn. आगे के सर्किट्स आगे हम कंटिन्यू